Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island और guys आज हम आ गए हैं आपके SSC GD 2025 का आपका जो आज का 20 फरवरी 2025 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेके गाइस फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो और सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियोस आप अपने इन अ सिंगल क्लिक फिर आप देख सकते हैं। So yes guys, आज के इस वीडियो में what are we gonna do is we will be covering all the GK, GS and हिंदी questions जो कि आज आपके 20 फरवरी के SSC GD का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। So guys, जब हम कैंडिडेट से आज सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ना विच वाज कंपैरेटिवली इजियर देन द सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर है। तो आप प्लीज ये मत सोचना इफ द क्वेश्चंस कमिंग इन एक शिफ्ट आर इजी तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों के भी एग्जाम आसानी हो जाएंगे। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन का लेवल गिरने मत देना, सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखो, हमारे चैनल पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस है वो देखो और अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है उसको बूस्ट अप करो, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो अप डाउन जाता जा रहा है। एंड गाइज वन मोर थिंग, जैसे कि मैं आपको मेरे हर वीडियो में बताती हूँ कि दिस टाइम दिस ईयर एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स है उसमें कुछ जो मतलब एक होता है ना कि नपे तुले टॉपिक्स जो है जिनको टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि सेंसस सर्वे 2011 हो गया आपका, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, कौन सा जैसे ये मोहिनी अट्टम के बहुत पूछे जा रहे हैं, कौन सा जो डांस है वो किस स्टेट का है, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है। तो ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड यस, जो 5 ईयर प्लान्स थे ना भाई उनको तो घोल के पी जाओ आई वुड से, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान्स हैं, जो एनुअल प्लान्स रहे हैं, जो रोलिंग प्लान्स रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो दो दो तीन तीन पूछे जा रहे हैं एक सिंगल शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, अब पूछा क्या जा सकता है कि भाई किस, जैसे मान लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव रहा था, ठीक है, किस उद्देश्य के साथ वो आया था, या फिर अगर आया था तो सफल हुआ था नहीं हुआ था, क्या उनकी टारगेट ग्रोथ रेट उन्होंने रखी थी, क्या एक्चुअल में अचीव करी थी। तो इस तरह की चीजें जो ये 5 ईयर प्लान्स की रही थी ना, ये अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द टॉकिंग। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चन। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि 5 ईयर प्लान तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि भाई आज के सेकंड शिफ्ट में आपसे फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया है। सो गाइज, अगर हम बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव की जिसके साथ ये लाया गया था, सो गाइज वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो ये चाहती थी कि जो हमारा नेशन है इंडिया उसमें से किसी भी तरह से हमारी इकोनॉमी को अच्छा किया जाए, पावर्टी को कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए। सो रिमूवल ऑफ पावर्टी was the first and the foremost objective of this particular 5 ईयर प्लान। ठीक है, एज अ नेशनल ऑब्जेक्टिव। और जो अदर मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर अपन बात करें तो वो यही था, टू अचीव टोटल इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सर्वगुण संपन्न वाली चीज। एंड द फिफ्थ जो प्लान था वो फोकस इस पे भी किया था कि वो सेल्फ रिलायंस लाए किसमें, एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में और डिफेंस में। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के, अच्छे से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड। सो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो तरह के हाउस है, वन इज द लोअर हाउस, अदर वन इज द अपर हाउस। नाउ लोकसभा बीइंग द लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा जो है, जो लोगों की बनी है लोकसभा जिसे हम बोलते हैं, उसको लोअर हाउस बोला जाता है इंडियन पार्लियामेंट का। और जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होती है। ठीक है, सो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाइकैमरल है, कंसिस्टिंग ऑफ टू हाउसेस, जैसे कि अभी हमने बात करी। वन इज द लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ठीक है, लोक यानी कि लोगों से बनी हुई, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। अदर जो है दैट इज राज्यसभा विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट, और जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टडीड द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इन एंशिएंट टाइम्स। तो गाइस, प्राचीन काल में ये जो इंसान, हम मतलब जो है ना ह्यूमंस, इन हमारे जैसे कि हम सब बोलते हैं 206 हड्डियां हैं, तो उसका भाई किसी ने पता भी तो किया होगा ना कि एक्चुअल में कितनी हड्डियां हैं। तो उसकी एक वो होती है, स्टडी होती है जिसको स्टडी ऑफ साइंस है, जो कि की गई थी हिप्पोक्रेट्स और गैलन के द्वारा। जो हिप्पोक्रेट्स और गैलन है, इन्होंने सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करी थी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, सो हिपोक्रेट्स एंड गैलन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द बॉल विच इज थ्रोन इनटू द रिंग इन बास्केटबॉल। ठीक है, तो गाइज जो बास्केटबॉल का जो रिंग होता है ना, तो जब हम उसमें बॉल डालते हैं तो उस रिंग का जो हाइट होता है जमीन से, मतलब जमीन से बेसिकली वो कितना ऊंचा होता है, मोटा मोटा आपको ये पूछा गया था। सो गाइज वो जो रिंग होता है वो 10 फुट की ऊंचाई पर होता है, जिसको अगर अपन मीटर्स में बात करें तो इट इज 3.05 मीटर्स अबव फ्रॉम द ग्राउंड। और वो जो रिंग होता है जिसमें बास्केटबॉल खेलते समय बॉल डाला जाता है। Okay, next is who was the chairman of the election commission until 2024? Guys, election commission के भी questions आ रहे हैं, कौन था, क्या था, किस ईयर में था, ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ वी टॉक अबाउट 2024 की, सो गाइज एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो लीड करते हैं। एंड दिस टाइम उन्होंने अपॉइंट करा है ज्ञानेश कुमार जी को एज द इंडियाज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो इंडिया के नए सीईसी बने हैं। और अगर हम बात करें कि उनसे पहले कौन थे, यानी कि उन्होंने किसको रिप्लेस करा है, सो जो राजीव कुमार थे, ही वाज बिफोर ज्ञानेश कुमार केम इन एंड टुक अप द पोजीशन, उससे पहले राजीव कुमार थे। सो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910। तो गाइज ये जो इंडियन प्रेस एक्ट है 1910 का, वो एक लेजिस्लेशन है विच वाज प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जब इंडिया को रूल करते थे ब्रिटिशर्स तब के टाइम का है। और उस टाइम में उस एक्ट के थ्रू इम्पोज करे गए थे स्ट्रिंजेंट सेंसरशिप और रेस्ट्रिक्शन सभी तरह के पब्लिकेशंस में। ये जो प्रेस है, ये प्रेस यानी कि वो आयरन वाला प्रेस नहीं है, ये प्रेस रिपोर्ट जो हम पब्लिशर्स और इन सब लाइन में देखते हैं ना, वो है। सो दिस वाज द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, जब ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिंजेंट सेंसरशिप लगा दी थी और रिस्ट्रिक्शंस कर दिए थे सभी तरह की पब्लिकेशंस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिसेंटली लॉन्च्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। गाइस, स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो चैनल पर स्कीम से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जल्दी से जाओ, स्क्रॉल करो और देख डालो सारी। इट विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PMMY, बात करें कब लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, तो गाइज इसको लाया गया था 8 अप्रैल 2015 में। और किसके द्वारा लाया गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा लाया गया था this प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। And it literally has played a pivotal role in empowering non-corporates, non-farm, small and micro enterprises by providing loans of up to 10 lakh rupees। कम से कम 10 लाख तक का जो रुपए होते हैं वो इस योजना के अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Okay, next is the right to equality that falls under this which article, not this article, make it which article। सो बात करें गाइस राइट टू इक्वालिटी की, कि भाई समानता का जो अधिकार जो है, ठीक है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 14 टू 18। मतलब 14 आपका हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये जो है ना, ये सारे राइट टू इक्वालिटी की चीजें डील इन करते हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया गया है डेमोक्रेटिक सोसाइटी को लेकर और राइट टू इक्वालिटी को लेकर। तो आपको आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी की चीजें देखने मिलेगी। और ये जो राइट होता है, ये बेसिकली इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, कि सारे ही इंडिविजुअल्स जो हैं फॉर द लॉ, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करें किसी भी तरह का, चाहे वो किसी चीज पे बेस हो, चाहे रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी इन सब चीजों के कारण डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे। सारे ही इंडिविजुअल्स सेम है, इक्वल है इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन स्कीम दैट गारंटी वर्क इन इंडिया। सो गाइस, एक स्कीम आई थी जो कि पहले थी नरेगा के नाम से, ठीक है, फिर उसका नाम बदल के उसको मनरेगा कर दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो गाइज ये एक ऐसी स्कीम है जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है, एंड दैट टू गारंटीड 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। तो मनरेगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
एंड ऑल्सो इसके अलावा गाइज कुछ ऐसी और योजना है जो कि वर्क प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया। ये जो है इट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एमएसडीई के अंतर्गत इसको लाया गया था। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी के द्वारा इसे लागू किया गया था, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। और बात करें कि गाइस मनरेगा को लेकर कब आया गया था, सो गाइस सितंबर 7 2005 को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसको स्टार्ट किया गया था, नोटिफाई किया गया था। और ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है कि 100 डेज का गारंटीड अपॉर्चुनिटी, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दिया जाएगा। और वो भी पेड होगा, सिर्फ ये नहीं कि पैसा नहीं देंगे, वो पेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एवरी रूरल होम को, जिसका एडल्ट मेंबर्स जो हैं वो वॉलंटियर करेंगे टू कंडक्ट अनस्किल्ड मैनुअल लेबर इन अ फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी के अंतर्गत या फिर जो मिल्स वगैरह होती है उनके अंदर। Okay, next question. Which ministry is related to small industries in India? So guys, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो माइक्रो लेवल पे काम करती हैं इंडिया में, सो उनके लिए एक मिनिस्ट्री है जो काम करती है। वो मिनिस्ट्री कौन सी होती है? सो दैट इज बेसिकली MSME, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। एंड व्हाट इज दिस MSME? सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, जितने भी माइक्रो हो गई, स्मॉल हो गया, मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, उनको जो लुक आफ्टर करती है वो हो गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो होती है ये एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ग्रो किया जाए, डेवलप करा जाए, उसको फंड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब उसमें बात करें कि किस तरह की इंडस्ट्री शामिल है, तो चाहे खादी हो, विलेज एंड कॉयर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, और इनका कंसर्न पार्टी कौन हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो इसको देखने वाले मिनिस्ट्रीज हो गए, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, ओके, अगला है विच इज डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? सो गाइस दैट इज माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, जिसका, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो रहा है, विच इज 1176। वाइल अगर हम दमन की बात करें, जो दमन डिस्ट्रिक्ट है, दमन एंड दीव का, उसका लोएस्ट सेक्स रेशियो रहा है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, हाईएस्ट पूछा जाता है तो माहे डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का, लोएस्ट पूछा जाता है तो दमन है, दमन एंड दीव का। ठीक है, और यस, इट वाज डन बाय हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वच्छ भारत अभियान इज इंस्पायर्ड बाय हुज आइडिया? तो गाइज अगर आपको याद हो, इंडिया के जो लीडर थे, फादर ऑफ द नेशन जिन्हें बोलते हैं हम, महात्मा गांधी जो हैं, उनकी उनकी रूट्स चली आ रही हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली बी फाउंड इन इंडिया इवन टुडे, क्योंकि वो थे जो झाड़ू लेके सफाई करते थे। तो वो ही चीज है जो कि स्वच्छ भारत अभियान में देखी जा सकती है। स्वच्छ भारत अभियान इज नथिंग बट इनिशिएटिव, एन इनिशिएटिव जिसमें भारत को भारत की जितनी भी सड़कें हैं और भी जो भी जगह है उनको साफ रखा जाए, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है। तो महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, हु इज द इंडियन लीडर जिसने रिपीटेडली ऐसे काम किए थे जो कि क्लेanलीनेस से रिलेटेड थे और पर्सनल सैनिटाइजेशन से रिलेटेड थे। सो महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर माइक्रो फाइनेंस? तो गाइस जो मेन रीजन होता है माइक्रो फाइनेंस का, जो मेन गोल होता है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, इट्स टू अलाउ impoverished people to become self sufficient। ठीक है, और जो माइक्रो फाइनेंस है वो रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग सर्विसेज फॉर लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप्स who otherwise would have not accesses financial services। तो उनको पैसा पहुंचाने का काम जो होता है वो माइक्रो फाइनेंस करती है। तो उनका मेन एजेंडा हो गया टू अलाउ impoverished people to become self-sufficient। Okay, next question है, what is the dimension of a basketball court? तो गाइस जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है, इट जो डायमेंशंस होते हैं वो वैसे तो कॉमनली दे आर लाइक 28 बाय 15 मीटर के,
लेकिन जो डायमेंशंस होते हैं ना, दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। अगर एनबीए लेवल पे खेला जा रहा है तो जो कोर्ट होगा दैट मेजर्स 94 फीट बाय 50 फीट, ठीक है। अगर फीबा के रूल्स के हिसाब से अपन देखें तो जो कोर्ट होता है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर, जिसमें 28 बाय 15 मीटर का वो रहता है। और जो एमेच्योर बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं दे कैन आल्सो हैव द डिफरेंट साइजेस, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 28 बाय 15 मीटर गिवन है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला है हु इज कंसिडर्ड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही हो गया भैया, दैट इज द यू नो फाइनल थिंग एंड द अथॉरिटी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है दैट हैज बीन असाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट होती है दैट इज प्रोवाइडेड विद द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ओके गाइज, इसके अलावा हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपको पूछे गए थे। सो गाइज आपको सुधा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। सो सुधा शब्द के पर्यायवाची कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अमृत, पीयूष, अमीय, सोम, अमी, जीवनोदक आदि। निषेध शब्द का आपको विलोम पूछा गया था। तो गाइज निषेध शब्द का विलोम हो जाएगा विहित करना, विहित होना, ठीक है। और जो निषेध शब्द है उसका बेसिक मतलब क्या होता है, किसी चीज पर पाबंदी लगाना, टू रेस्ट्रिक्ट समथिंग, ठीक है, या प्रतिबंधित करना। वहीं अगर अपन विहित शब्द की बात करें तो जो विहित शब्द है इसका मतलब होता है उचित, मुनासिब या फिर विधि के अनुरूप होना। अगला गाइस आपको पूर्व शब्द का विलोम बताना था। तो पूर्व शब्द का विलोम होता है पश्चिम, या पश्चात भी बोल सकते हैं। आपको उदय का विलोम पूछा गया था, तो अदय का विलोम हो जाएगा अस्त, ठीक है। निषेध का विलोम जैसे कि अभी हमने बात करी, विहित करना, विधि, अनुमति, ये सब निषेध के विलोम है। अगला आपको अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। सो गाइस अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, बेसिक मतलब इसका यही है। जो लोग नेत्रहीन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, अगर उनका यदि कोई सहारा ना ही देता ना, मतलब या तो सहारा हो या जिसको पकड़ के वो काम कर सके, या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वगैरह वगैरह, बट अगर दे डू नॉट हैव सच पर्सन इन देयर लाइफ, so they either hold the लाठी kind of a thing, तो उसको ही वो अपना सहारा बना लेते हैं। तो एक अंधे के लिए जो उसकी लाठी होती है ना, वो उसका एकमात्र सहारा होता है। इसीलिए अंधे की लाठी का मतलब है एकमात्र सहारा। Okay, next, which district has the lowest sex ratio according to the census 2011? So guys, with regard to the sex ratio in the Indian district, जो माहे डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का, वो रिवील करता है ऑप्टिमम सेक्स रेशियो। तो माहे डिस्ट्रिक्ट उसका करेक्ट आंसर हो गया, विद 1176 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। ऑन द कंट्रारी जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, that also shows the lowest sex ratio with 774 females to 1000 males। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। Okay, next question. Which 5-year plan was in place at the time of the creation of Bangladesh? So guys, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो रहा था उस समय पे जो 5-year प्लान चल रहा था, इट वाज द फोर्थ 5-year प्लान बेसिकली दैट वाज रनिंग इन इंडिया, ठीक है। और वो लॉन्च किसके थ्रू किया गया था, वो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस समय पे वो चला रही थी उसको। और उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि ड्राउट फेस कर रहा था हमारा नेशन, डीवैल्यूएशन था उस समय में, इन्फ्लेशनरी भी था, रिसेशन भी था। तो ये सारी चीजें फेस करने के बावजूद भी जो 5-year प्लान जो चल रहा था, एंड उसी टाइम पे बांग्लादेश का क्रिएशन भी हुआ था, ठीक है। एंड लिटरली आवर कंट्री वाज फाइटिंग विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी थी, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा शैकल कर रही थी। ओके नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर देयर इन बैडमिंटन एट द ओलंपिक्स। तो गाइस 5 तरह के टोटल इवेंट्स होते हैं, और 5 इवेंट्स होते हैं जिनमें कि मेंस सिंगल हो गया, वुमेन्स सिंगल हो गया, मेंस डबल्स हो गया, वुमेन्स डबल्स हो गया, और मिक्स्ड डबल्स भी होते हैं। ये 5 तरह की इवेंट होते हैं बैडमिंटन में। और ये जो डाइवर्सिटी है ये बेसिकली अलाउ करती है फॉर हैविंग द वाइड रेंज ऑफ प्लेयर्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से लोग आते हैं, एंड दे बेसिकली showcase their skills, showcase their talents, and they compete at the highest level of the sport. Okay, who sang the song Natu Natu from RRR?
सो गाइज ये RRR जो मूवी रही है वो उसका ही एक गाना है नाटू नाटू विच वाज रियली वेरी फेमस इवन टुडे इट इज sung by lakhs and lakhs of people in India and outside India also. So guys इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MM कीरावनी who literally composed this brilliant song और इसके जो लिरिक्स हैं वो पेन डाउन किए गए थे चंद्र बोस के द्वारा, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। और जो गाना है वो क्रून किया गया है राहुल सिपलिंगुज के द्वारा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिपलिगुंज और काला भैरवा जो है जो कि कीरावनी के बड़े बेटे हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो गाने हैं उस गाने में किस किस को फीचर किया गया है। सो सॉन्ग हैज सीन जूनियर NTR एंड रामचरण डांसिंग विद अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर्स इन द फिल्म, तो ये चीज भी एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, आप ध्यान रखना। And guys, the last question for today's video we have how many fundamental duties are provided in the Indian Constitution? So guys, हमारा Indian Constitution है उसका जो भाग 3 है वो जो हमारी सॉरी भाग 3 तो फंडामेंटल राइट्स का बताता है, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज, राइट। सो 11 ड्यूटीज है, ठीक है। और आर्टिकल 51A जो है उसके अंतर्गत ये फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। So that's it guys, those were the very important GK GS and हिंदी questions जो कि आज यानी कि आपके 20 फरवरी के SSC GD के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। If you guys like the video and found it informative then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. So guys आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.